प्रिय दोस्तों, नमस्कार। तैयारी नाम के इस YouTube चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट 1 मंथ में कई सारी वीडियोस मैंने आपके लिए डाले हुए हैं। आप प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी 30 डेज़ की क्या हो सकती है वो मैंने आपको बताई। सी सेट की रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से हो सकते हैं, क्या सी सेट के कॉम्प्रीहेंशन से हो सकते हैं, इससे रिगार्डिंग सी सेट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सारा वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी फर्स्ट पेपर की क्या होनी चाहिए ये भी आपको बताया हुआ है। तो दोस्तों उनको ज़रूर देखें। मैपिंग से रिगार्डिंग भी कई सारे वीडियो डाले हुए हैं, आप उनको ज़रूर देखें। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। यूपीएससी के एमसीक्यूज हम कैसे सॉल्व करें। अभी तो आपने कई सारे प्रीलिम्स से रिगार्डिंग आपने टेस्ट सीरीज़ दी ही होंगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। आपने नहीं भी दी हैं तो भी कोई बात नहीं। जो हम टेस्ट सीरीज़ देते हैं और यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में मैंने बार बार फोकस किया है अपने वीडियोज़ में कि हमें उनको करना है। अब हम कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, आपको यदि यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पता, मान लीजिए आपको सीधी आपने देखा हो कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं यूपीएससी में जो आपको डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, वो हम कैसे सॉल्व करें, कैसे कॉमन सेंस की बेस पे आप 15 से 20 से 25 से 30 क्वेश्चन यूपीएससी में सॉल्व कर सकते हैं। आप खुद देखेंगे, ये मैंने अपनी ही एग्जाम्पल, मतलब मैं जब यूपीएससी की एग्जाम में बैठा, एग्जाम हॉल में बैठा, उस समय जो क्वेश्चन पेपर दिया उस समय मैंने उन चीज़ों को गलत किया और घर पे आके वही चीज़ जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो 15 से 20-25 क्वेश्चन मुझे यूं ही आ रहे थे जो आप अपने केवल दिमाग से कर सकते थे। लेकिन उस समय चूंकि प्रेशर रहता है एग्जाम का, इस वजह से आप ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों वही मैं आपको अब बात करने वाला हूँ। हम सीधे चलते क्वेश्चन पे। ये आपको 83 क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये इंग्लिश मीडियम वाले भी, हिंदी मीडियम वाले दोनों ही देखें, क्योंकि हिंदी मीडियम में भी आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा। दोस्तों, विद द रेफरेंस, ये 83 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। विद द रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर्स। सुनना क्वेश्चन को ध्यान से। खरीफ क्रॉप इन द लास्ट 5 ईयर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, खरीफ को लेके आपको बात करनी है। पहला, एरिया अंडर विच राइस कल्टीवेशन इज हाईएस्ट। सेकंड, राइस कल्टीवेशन, इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश से आपको कंबाइन चीज़ें, आपको कई इंग्लिश की चीज़ें समझ में नहीं आती, आप हिंदी में जाइए। हिंदी नहीं आता, आप इंग्लिश में जाइए। यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर ऐसे ही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुनेंगे, आप देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको कहीं किताब में आपको पढ़ने नहीं मिलती ये चीज़। आप कॉमन सेंस लगाते हैं, आपको आ जाता है। पहला, एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट। दूसरा, एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स। थर्ड, एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। और एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन इज हैज स्टेडली डिक्रीज। ठीक है, अब इसका आप ये ऑप्शन देख लीजिए। ए फर्स्ट एंड थर्ड, बी सेकंड थर्ड फोर्थ, सी सेकंड एंड फोर्थ, एंड लास्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये ऑप्शन हो गए आपके। आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी हिंदी में। हम जल्दी से हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की, आपको ये तो पता होना चाहिए खरीफ क्रॉप होती क्या है। सबसे पहले खरीफ की फसलें क्या होती हैं, ठीक है, उनके क्रॉप के संबंध में आपको बताना है आंसर। ठीक है, पहला, धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सबसे ज़्यादा, यानी राइस से मैक्सिमम है हमारा क्षेत्र। ठीक है, दूसरा है आपका कि ज्वार की खेती के अंतर्गत, तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की तुलना में ज़्यादा है। तो ज्वार की खेती होती वो ज़्यादा तिलहनों से। अब आपको सबसे पहले तो ये तिलहन पता होना चाहिए क्या होती। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखिए, गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घट रहा है, लगातार घट रहा है। ठीक है, और कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। कपास की जो खेती होती है, कॉटन की जो खेती, इंग्लिश में अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था भैया, वो शुगर केन की खेती की तुलना में अधिक है। सही है। अब आप थोड़ा मोटे मोटे तौर पे आप सोचिए क्वेश्चन। ठीक है, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब आप ये सोचिए, ये जो सेकंड ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र, तिलहनों की खेती, तिलहन में आप क्या आता है भैया, इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन लें थोड़ा सा। थर्ड, तिलहन में क्या आता है, ऑयल सीड्स। अब ऑयल सीड्स क्या क्या होते हैं, सोयाबीन। ठीक है, आपकी मतलब जो सोयाबीन होता है, आपका सरसों होता है, आपका राई होता है, सरसों, सोयाबीन, ठीक है, बाजरा, ये ये क्या बोलते हैं, मक्का होता है। सारे ऑयल सीड्स हैं, मतलब जिनसे भी तेल निकलता है। ऐसे मूंगफली हो गया आपका। इतने सारे आइटम
ठीक है, इतने सारे आइटम, बाजरा को छोड़ दीजिए, इतने सारे आइटम, और केवल ज्वार की खेती, एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स से ज़्यादा, जैसे सनफ्लावर का हो गया, जितने भी तेल निकलने वाले आइटम है उनकी खेती कम है अकेले ज्वार से। ज्वार इतना ज़्यादा होता है कि इंडिया में, आपने पढ़ा होगा, अगर आपने बेसिक भी पढ़ा हो ज्योग्राफी का, सेकंड क्वेश्चन को आप वैसे ही गलत कर देंगे, सेकंड क्वेश्चन को आप रिमूव कर देंगे अगर आपने थोड़ा भी बेसिक पढ़ा है। और भैया आप सेकंड गलत है, अगर आप ये रिमूव कर देंगे तो आप आंसर देखेंगे क्या आएगा। आप देखिए ऑप्शन में 83 क्वेश्चन, सेकंड आप हटा दें तो बी, सी और डी तीनों ऑप्शन हट जाएंगे और आंसर आपका होगा केवल और केवल ए। आप खुद, कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अकेली झुंडी की, जो जिसको ज्वार बोलते हैं, उसका इतना ज़्यादा कल्टीवेशन है पूरे ऑयल सीड्स से। ऐसा पॉसिबल है कि थोड़ा भी आपने दिमाग लगाया हो, आपको कुछ भी नहीं आता, आप अपने आप सेकंड ऑप्शन को रिमूव कर देंगे। इसको एलिमिनेशन मेथड भी आप सीख लीजिए, इसको एलिमिनेट करना भी कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी आप सीख। अब देखिए ये कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है या नहीं, ये एलिमिनेशन मेथड कह दीजिए आप, कितना सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम में हमें ये टफ लगता है, ये कहाँ से आ गया भाई, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं 5 साल का, हम कैसे पढ़ें, कैसे हम बताएं। ये सेकंड ऑप्शन। अब आप एक और आप ऑप्शन ये देखिए, फोर्थ ऑप्शन देखिए आप, एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन है स्टेटली, मतलब गन्ने की खेती लगातार घट रही है, ऐसा हुआ क्या आपको। चलो ये तो फिर भी मैं कहता हूँ कि गन्ने की खेती लगातार तो नहीं घट रही है, आप देखते हैं गन्ना बराबर आ रहा है, स्टेडली डिक्रीज हो रही है पिछले 5 सालों में। गलत है भाई, ठीक है। वो भी आपको किसके बारे में बताना, कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स, तो गन्ना के कल्टीवेशन ऑफ खरीफ में आता है, ठीक है। ये आपको बस गन्ना किस में आता है, खरीफ में ही आता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ऐसी चीज़ें मतलब आपको देखना है, जैसे सेकंड ऑप्शन आपने रिमूव कर दिया, आप देखिए आंसर आ जाता है, इतना सिंपल है। फोर्थ आप डिक्रीज स्टेडली, ऐसा कभी होता है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, स्टेडली डिक्रीज हुआ गन्ना, अभी गन्ना लगातार आ रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2019 का है, उस समय गन्ना और ज़्यादा खेती, गन्ना के लिए किसानों ने काफ़ी ज़्यादा आंदोलन भी किया था, मूवमेंट भी चला था। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएंगे। देखिए सेकंड आपने रिमूव किया, एलिमिनेट किया, और ये सारे देखिए एलिमिनेट हो, फर्स्ट एंड थर्ड। भैया आपको जानते हैं एरिया अंडर चावल सबसे ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही है। पहला तो आपका वैसे ही सही है, पहला आपका सही है। अब बचता है ए और डी, आंसर होना चाहिए आपका, ठीक है। पहला आपने सही कर लिया, यानी या तो ए होगा या डी होगा, ए और डी। अब डी आप देखिए दूसरा वैसे ही गलत है, चौथा भी आपका गलत है, ठीक है। आप अपने आप रिमूव कर लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड ही आपको बिल्कुल कंफर्म है, ऐसा सिंपल, ठीक है। अब ये तो हो गया 83, अब हम 84 पे चलते हैं। ये बहुत आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाइए। अब 84 क्वेश्चन को देखिए, एमंग द एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया which one of the following accounts for the highest imports in terms of value, ठीक है, in the last 5 years, पिछले 5 सालों में। ये क्वेश्चन अगर आप 2018 में देखोगे, 2020 में भी, या 2018 का आप क्वेश्चन पेपर देखो, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और इसका आंसर शायद मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2018 के क्वेश्चन पेपर में भी आपको ये मिल जाएगा ऑप्शन में। मैंने आपको पिछले, जब मैंने यूपीएससी की स्ट्रेटजी बताई थी यूपीएससी की प्रीलिम्स से रिगार्डिंग, तो उसमें मैंने आपको बताया था कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पेपर जरूरी, इसलिए हम यूपीएससी क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, आपको समझ में आ जाए, वही कि वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2018 में मिलेगा, ये 19 वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देखिए ऑप्शन क्या है, एक है स्पाइसीज, दूसरा है फ्रेश फ्रूट्स, तीसरा है पल्सेस दालें, और वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन है आपके, ठीक है। आप इसको हिंदी में भी पढ़ लीजिए भैया, हमारे हिंदी वाले, भारत द्वारा आयातित जो कृषि जिनसे हैं, जो हम खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, पिछले 5 सालों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य सबसे ज़्यादा अधिकतम आयात रहा, सबसे ज़्यादा हमने इंपोर्ट किसका किया। पहला मसालों का, ठीक है, दूसरा ताजे फलों का, तीसरा दलहन का, ठीक है, मतलब पल्स, और चौथा वनस्पति तेल का। अब आपने ये खूब ज़्यादा ये क्वेश्चन, अभी 2019 की बात चल रही है, 2019 का पेपर आपने खूब ज़्यादा सुना होगा कि हम बहुत ज़्यादा पाम ऑयल खरीद रहे हैं, पाम ऑयल चल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पाम ऑयल के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, मलेशिया से पाम ऑयल की लगातार बात की जा रही है, मलेशिया में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने थोड़ा भी न्यूज़ के बारे में सुना होगा तो ये बहुत ज़्यादा हम
खाद्य तेल खरीद रहे, तो अभी तो आप देखते ही खाद्य तेल की कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ गई। हमारे यहाँ भारत में ये होता नहीं है, पतंजलि इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। तो भैया आंसर क्या होता? ताजे फल। भैया हम खुद ही ताजे फल में दूसरे या पहले नंबर पे हैं। ठीक है, दलहन में कोई कमी नहीं है भारत के पास। पिछले 5 वर्षों में अधिकतम आयात कह रहा था वो। मसालों भारत खुद ही मसालों का देश है, यहाँ से मसाले ले। अगर आप वैसे भी कॉमन सेंस लगाएं, वनस्पति तेल, खाद्य तेल आपको पता भी है हम इसके लिए डिपेंडेंट है विदेशों में। ये क्वेश्चन टफ है, और अगर ये टफ है वो ऐसे क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको खुद बता दूं, मैं जब मैं एग्जाम हॉल में था तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि ये एग्जाम का प्रेशर। घर आए तो भैया अरे ये क्वेश्चन क्या है यार, ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है। ऐसा आपको क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे कॉमन सेंस, ये क्वेश्चन जबकि पहले भी आ चुका था। तो आप भैया यूपीएससी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखें। इसके बाद अब आप 85 क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए इसको पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं, फिर हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में पॉलिटी अकॉर्डिंग विद द रेफरेंस ऑफ पॉलिटिकल जगह, निम्नलिखित में से किन एक को आप स्वतंत्रता की सबसे अच्छी व्याख्या मानते हैं? ठीक है, उस किस, अब देखना, अब ये क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा? आपको ये पॉलिटी में, राज्य व्यवस्था में, लक्ष्मीकांत में मिलेगा? ये क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। कॉमन सेंस, इसके लिए कॉमन सेंस, ये क्वेश्चन सिंपल है, ये उठा के आप इनकी आंसर ही जरूर देख लेना। ठीक है, इसका आंसर डी हो गया, उसका आंसर उससे पहले वाले का पहले 83 का ए डी। अब 85 की बात आ जाती है, ये जो हम कर रहे हैं, स्वतंत्रता की सबसे अच्छी व्याख्या कौन है? अब आप देखना क्वेश्चन, पहला, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण मिले। जो राजनीतिक शासक तानाशाह होते उनके विरुद्ध संरक्षण, ये है स्वतंत्रता। दूसरा, नियंत्रण का अभाव, कंट्रोल ना हो हमारे ऊपर। तीसरा, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अधिकार, कुछ भी करने का अवसर, ये 3 हो गया। चौथा ऑप्शन, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। क्या होगा भैया आंसर? आप खुद बताइए, एक बच्चा बता सकता है। और ये उस समय क्वेश्चन टफ था जब हम एग्जाम दे रहे थे, ये हमने तो पढ़ा नहीं। राइट, इंग्लिश में भी सुन लीजिए आप, इंग्लिश वाले क्यों बचे? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? पहला, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेनेंसी ऑफ पर्टिकुलर रूलर्स, ये भैया ऑप्शन सही है। दूसरा, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। तीसरा, अपॉर्चुनिटी टू वॉट एवर वन लाइक्स। एंड लास्ट, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। हमारा मौलिक अधिकार, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, कह के चिल्ला गया। अगर आपको पता हो, आपने थोड़ी भी पढ़ा होगा, इसका आंसर आप डी ही लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन है। अब ये मैंने केवल ये क्वेश्चन नहीं बताया आपको, 83 भी बताया ऐसा, 84 भी बताया ऐसा, 85 भी बताया ऐसा। ठीक है, अब हम और क्वेश्चंस की ओर चलते हैं ताकि आपको और ज़्यादा बिलीफ आ जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। और ये 2019 का जो पेपर था, टफेस्ट पेपरों में है। 2018, 19, 20 पिछले साल का पेपर लगातार, ये टफ में से हमें ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, कि हम भाई हमने पढ़ा तो था नहीं, ये कैसे हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, बड़ा आपको मजा आएगा। इंग्लिश में पहले पढ़ लेते हैं अपन, फिर हिंदी में भी पढ़ेंगे। विद द 75 क्वेश्चन नंबर 75, विद द रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LTE? LTE का फुल फॉर्म भैया, ये ऊपर आपको शायद अच्छा नहीं दिख रहा है, इसमें मोबाइल पे अगर आपको दिख रहा होगा, इस फ़ोन पे आप देखते अगर आपको दिखता LTE दिखता है, 4G LTE, ये क्वेश्चन है। LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, और वो वोल्ट वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, सारा चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और अब देखिए ऑप्शन सुनिए, पहला, LTE इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G एंड वोल्ट इज कॉमनली मार्केटेड एज एडवांस 3G। ऐसा है क्या? ये जो फ़ोन 4G का आप चलाते हैं, इसमें क्या है? एडवांस LTE है, जबकि जो 3G है, वोल्ट जो है वो एडवांस 3G है। क्या गलत है भाई? LTE एडवांस है। ठीक है, और 5G आने वाला है। बिल्कुल, आप मतलब ये खुद ही आप वोल्ट तो भैया आप पहले यूज़ करते हैं, पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, आप खुद ही। और दूसरा देखिए, LTE इज डेटा ओनली टेक्नोलॉजी। LTE में जो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, देखिए इंग्लिश में लिखा भी है, केवल डेटा होता है क्या आपके फ़ोन? LTE आप लिखते हैं, आपके में आता भी है फ़ोन में LTE। हम सब बच्चे तो स्टूडेंट्स जो हैं, उनसे अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, आप बस पढ़ते नहीं, घबरा जाएंगे अगर, तो आपको आंसर नहीं आएगा, नहीं तो आपको आंसर आना ही है एग्ज़ाम। ठीक है,
LTE इज डेटा ओनली एंड वोल्ट इज वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी। अब बताइए ये ऑप्शन पहले ही आपको LTE इज डेटा ओनली टेक्नोलॉजी है, ये एकदम गलत है। क्या आप मोबाइल केवल डेटा यूज़ करते हैं, आप कॉल नहीं करते LTE? हो गया गलत। आंसर क्या होना था? पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। आंसर था नाइदर डी, नाइदर 1 और 2। आंसर था इसका डी 75 का। इंग्लिश में देखिए, इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे जरूर सुन लें, इसलिए हम क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ते हैं। अगर आप इसको हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन देखिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए दोनों लैंग्वेजेस में हम क्यों पढ़ते हैं? संचार प्रौद्योगिकी के संबंध में LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन एंड और वोल्ट वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन के बीच क्या? LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है। भैया ये विपणित शब्द आप समझ रहे कौन सी हिंदी लिखी है? विपणित किया जाता है, और वहाँ आप देख रहे थे कितना सिंपल लिखा था। LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता, बोल्ड को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता। और LTE डेटा ओनली तकनीक है और वोल्ट वॉइस ओनली तकनीक है। ये आप, और इसकी हिंदी देखिए कैसी लिखी है। अगर आप इसकी केवल हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले आधे फेल इस क्वेश्चन में, और वही हिंदी मीडियम वाले, मैं कह रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वाले से ज़्यादा फास्ट, यदि वो इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखेंगे आप इसका आंसर सही लगा के आएंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं, और ऐसे क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। आप खुद बताइए, कॉमन सेंस से आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं कि नहीं? ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है, 4 सॉरी। इसके बाद मैं आपको और क्वेश्चन बता देते हैं, कोई अपन को ऐसी जल्दी नहीं है। हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये देख लीजिए आप क्वेश्चन, थोड़ा सा हिंदी में देख लेते। 74 क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। फर्स्ट ऑप्शन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB, पेट्रोलियम एंड, इंग्लिश में भी, इंग्लिश वालों को भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। पहला रेगुलेटरी बॉडी था ये, कौन सा? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। क्या ये भैया ऐसा हुआ था कि पहला बोर्ड ये बना हो? पहला बोर्ड, पहली बॉडी ये बनाई गई, ठीक है, पेट्रोलियम से संबंध। आप अगर आपने थोड़ा भी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में सुना होगा तो ये आंसर आप कर ही नहीं सकते, पहला ऑप्शन। और पहला ऑप्शन अगर आपने हटा दिया तो आप आंसर बताइए क्या होना चाहिए इसका? आप बताएं या मैं बता दूं? आंसर इसका बी है, ठीक है। देख लीजिए सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड ऑप्शन सुन लीजिए, PNGRB का कार्य एक गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। नॉर्मल सा है, इसके लिए आप कुछ ना तो आपको पता होगा ना नहीं पता होगा, नॉर्मल आप इसको हाँ ऐसे ही करेंगे। सेकंड वाले को, सेकंड वाले से आप कुछ भी नहीं कर सकते। तीसरा, PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जा सकती है। भाई पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की जा सकती है कि नहीं? ये भैया हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, ठीक है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे कि अपील की जा सकती है इस अधिकरण की, विद्युत अपील हो सकता है भाई, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। तो ये तो आपको कंफर्म नहीं हो। सेकंड आप होगा कि हाँ भाई ये तो होना चाहिए। थर्ड हो भी सकता नहीं भी हो। पहला नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? पहला आप हटाएंगे वो आंसर आ जाए। ये एलिमिनेशन मेथड या कॉमन सेंस, ठीक है। एलिमिनेशन क्यों भैया? क्योंकि आपको सारे, एक आपने हटाया और सारे हट गए, पहला तीसरा चौथा ऑप्शन अपने आप ही हट जाएगा, केवल सेकंड आ जाएगा। और क्यों भैया? थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे कि पेट्रोल और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड भारत सरकार द्वारा पहला निकाय स्थापित किया गया था क्या? पेट्रोल उस समय, ये पहला, वैसे ही गलत हो गया भाई। इतनी सारी चीज़ें थी हमारी, योजना आयोग जब उस समय, योजना प्लानिंग कमीशन जो था, ठीक है भाई, खाने के लिए तो था नहीं, ये कहाँ से बनता? फिर हमने डैम को बनाया, फिर कहीं जाके, ये बहुत मतलब इतना कॉमन सेंस सा कुछ। अब अगर कोई ये कहने लग जाए कि ये तो कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन, तो भाई UPSC ऐसे क्वेश्चन देती, सभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपको करना है, इसका कॉमन सेंस, ये ट्रिक यूज करनी है इसमें, जिसको कहते हैं तुक्का, सही तुक्का लगाना, ये कहलाता है। ऐसे तुक्का लगाना। पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हिंदी, इंग्लिश मीडियम वाले सुन लें, हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश वाले को देख लें, इंग्लिश वाले भी हिंदी को देख लें। कई चीज़ें आप, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, ज़रूर दोनों चीज़ें आना चाहिए, तब आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अपने आप ही पहला ऑप्शन हट जाएगा और आप देखेंगे आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब और क्या क्या दिया जाए? 63 क्वेश्चन पे आइए। आपको और क्वेश्चन
और क्वेश्चन आप देख लेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए 63 तो फिर भी आप 64 पे आप बात करते हैं। 64 क्वेश्चन 63 पे भी बात करेंगे, पहले 64 पे बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अब दोस्तों ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसकी हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में ज़रूर देख लें, नहीं तो आपसे नहीं बनने वाली ऐसी चीज़ें। अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि हिंदी मीडियम में लैंग्वेज थोड़ा सा वैसी हो जाती, स्पेशली इकोनॉमी की। क्वेश्चन देखना आप 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एसेट्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। भैया भारत में कॉमर्शियल बैंक जो हमारे वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जैसे स्टेट बैंक हो गया, ICICI, HDFC, जितने भी बैंक हैं, ठीक है, नॉट इंक्लूड, क्या बैंक की एसेट नहीं है। एसेट क्या कहलाता है पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एसेट्स क्या होता है, बिल्कुल बेसिक है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है भैया 2019 के पेपर। और आपसे एसेट क्या होता है, जो बैंक की अपनी संपत्ति, प्रॉपर्टी, इसको बैंक के मान चलता है। एडवांस जो आप जमा कर, मतलब जो एडवांस बैंक के पास रहता है, एडवांस के रूप में जो रखता है। डिपॉजिट्स जो लोगों के पैसा रहता है। इन्वेस्टमेंट जो बैंक का इन्वेस्टमेंट आता है बैंक के पास, या बैंक इन्वेस्ट करता है जिस पैसे को। चौथा मनी एंड कॉल एंड शॉर्ट नोटिस पे। कॉल एंड शॉर्ट नोटिस जो होते हैं 15-15 दिन के होते हैं, जो बैंक जारी करते हैं अपने, 15 दिन 30 दिन, ठीक है, सॉरी, कॉल एंड शॉर्ट नोट एक साल तक का होता है, और ये बीच बीच में अपने जारी करते रहते हैं। आप इनको पढ़ लेंगे थोड़ा इकोनॉमी में, ठीक है, मैं उस चीज़ को भी रिकॉल नहीं कर पाऊँ। आप ये देखेंगे मनी एंड कॉल एंड शॉर्ट नोटिस पे जो होता है, ये 1 साल के लिए होता है, बीच बीच में आप यूज़ करते हैं। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एडवांस, ये तीनों भैया ये बैंक की, कॉमर्शियल बैंक ऑफ इन इंडिया के जो एसेट्स हैं इनमें शामिल है। डिपॉजिट्स क्या होते हैं, कि डिपॉजिट एसेट है बैंक की। डिपॉजिट मतलब जनता का पैसा, बेसिक समझ रहे हैं आप। डिपॉजिट मतलब जनता का पैसा। अब जनता का पैसा बैंक की एसेट है कि आप जब चाहे जब निकाल सकते हैं, तो भैया ये तो एसेट नहीं है। बाकी तो आप चलिए, आपको नहीं भी पता डी कि मनी एंड कॉल शॉर्ट नोटिस नहीं पता, एडवांस नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि ये जो डिपॉजिट है, जो आपको बी दिख रहा है, ये कॉमर्शियल बैंक की एसेट हो सकती है क्या। एसेट भी मतलब आपको पता होगा परिसंपत्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती। बस ये आंसर इसका बी था। वही उसने पूछा था कौन नहीं है इंक्लूड किया जाए। डिपॉजिट तो आप चाहे जब निकाल सकते हो, वो बैंक की थोड़ी प्रॉपर्टी है सिंपल क्वेश्चन की नहीं, अगर आप ऐसे सोचो। और वैसे आप लैंग्वेज के रूप में तो भैया ये एडवांस क्या होता है, मनी एंड कॉल शॉर्ट नोटिस क्या होता है, फिर आप एक एक करने जाओ, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में सुन लीजिए अब। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में क्या शामिल नहीं है। कोई वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में क्या, अग्रिम, जमा, निवेश, मांग तथा अल्प सूचना। बताइए, जमा नहीं है भैया हिंदी में, तो भैया हिंदी वाले इंग्लिश देख लें हिंदी में। दोस्तों ये आपको इस टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, सिंपल है, आपको समझ में आ जाएंगे। ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करो कॉमन सेंस और एलिमिनेशन मेथड से, आप आंसर सही करके आओगे। अदरवाइज क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। यूपीएससी में इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल रहते हैं। बेसिक कितना हम पढ़ के जाते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसकी एक अपनी एक ट्रिक है। क्वेश्चन हमें कैसे अप्रोच करने हैं, ऐसे क्वेश्चन आप अप्रोच करोगे। ये 5-7 क्वेश्चन अभी बात की, हम आगे भी बात करेंगे, तो आप यूपीएससी का एग्जाम सिंपली निकाल पाओगे। देखिए एग्जाम में आंसर्स में ही, आपके ऑप्शंस में ही आंसर छुपे हुए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और टाइम के लेंदी हो जाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था यूपीएससी क्वेश्चन पेपर बार बार इनको ही आप रिवीजन करें, आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है, क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, डूज डोंट्स क्या, सारी चीज़ें आप, सारा बकवास समझ में आ जाएगा आपको एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। अगर यदि आप यूपीएससी क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, ये मैंने आपको प्रीलिम्स से रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज बताए, ठीक है, ये ट्रिक बताई, या जो भी आप समझ लें। तो वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।